हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ बातें। इससे पहले हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी फुल फ्लेजेड पूरी तरह से शुरू करें। आइए हम कुछ बेसिक जानकारियाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ले लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है। अगर ये सोर्स है यानी जहाँ से रेडिएशन या लाइट निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, और इस दिशा में वो बढ़ रही है, तो इसमें देखें कि जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है, जो ये वाला दिखाया गया है, उसका जो तल है या प्लेन है, वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिस दिशा में जा रही है उसके तल से 90 डिग्री का इन दोनों का तल होता है, आपस में 90 डिग्री का। यानी ये जो दोनों तल हैं वो एक दूसरे के लंबवत या एक दूसरे के परपेंडिकुलर तल होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक कंपोनेंट के। जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम इज एन अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस विथ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनर्जी और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो कोई स्पेक्ट्रम हम किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएशन की जो व्यवस्था है वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के बढ़ते या घटते हुए क्रम में रेडिएशन को अगर व्यवस्थित किया जाए, अरेंज किया जाए, तो उस अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके अलावा देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ है वेव के दो निकटवर्ती पड़ोसी जो क्रेस्ट है, ऊंचा जो पोर्शन है, शीर्ष जो है, उनके बीच की जो दूरी है उसको वेवलेंथ कहा जाता है, जिसको कि लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा एक सेकेंड में कितने वेव्स निकल रहे हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसको न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और एम्पलीट्यूड जो है वो कहते हैं कि जो मीन डिस्टेंस है उससे जो क्रेस्ट की शीर्ष की जो दूरी है उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड जो है वो मीन डिस्टेंस से ट्रफ की दूरी को भी एम्पलीट्यूड कहा जा सकता है। और अगर दो किसी ट्रफ के बीच की दूरी को भी वेवलेंथ कहा जा सकता है। ये दोनों ट्रफ जो है निकटवर्ती ट्रफ होने चाहिए, ना कि एक दूसरे से दूर वाले ट्रफ, तो या एक दूसरे से दूर वाले पीक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ हम किसे कह रहे हैं, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। इसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, किसी भी रेडिएशन की जो वेलोसिटी है वो है c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा को हम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो कहते हैं। एक और चीज़ हमें मालूम है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। और एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी हम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर हम लैम्डा अगर बड़ा हो यानी वेवलेंथ ज़्यादा हो तो एनर्जी होगी कम, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो एनर्जी होगी ज़्यादा। तो उसी तरह से रिवर्स भी ट्रू है कि एनर्जी अगर कम होगी तो उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की कम है, और एनर्जी अगर ज़्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी। तो ये सारी बातें जो बेसिक बातें हैं हमें इससे पहले मालूम है, एक बार रिफ़्रेश कर लें अपने मेमोरी को और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। जैसा कि आपको बताया था कि स्पेक्ट्रम का अर्थ है कि वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से या ऊर्जा के हिसाब से बढ़ते या घटते हुए क्रम में जो रेडिएशंस को अरेंज करते हैं, उस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ देखिए, फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है और यहाँ फ्रीक्वेंसी लो है, तो उसका मतलब ये जो सारी रेडिएशंस हैं उन जो वेवलेंथ्स हैं उनको इस तरह से हमने वेव्स को हमने बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी में यहाँ से यहाँ अरेंज कर रखा है। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो आप देख सकते हैं लैम्डा यहाँ पर या वेवलेंथ यहाँ पर कम है। तो यहाँ वेवलेंथ जो है काफ़ी इस साइड में कम है, तो यहाँ ज़्यादा है। और जहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है वहाँ फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो कम है। तो इस तरह से जो व्यवस्था होती है रेडिएशंस की, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एक चीज़ और देखिए कि इसके अंदर जो विजिबल रेंज है, ये विजिबल रेंज जिसको इस तरह से फैला के दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है 700 nm या 800 nm होता है अप्रॉक्सीमेटली, से लेकर 400 nm तक की जो वेवलेंथ, nm यानी नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है वो दृश्य या विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाती है। और उसके साथ थोड़ा सा और थोड़ा सा ज़्यादा जो एनर्जी है वो अल्ट्रावायलेट की है। और अल्ट्रावायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है विजिबल से। और इसका ये भी हम जो रेंज है वो उसको भी पढ़ेंगे। तो विजिबल से अल्ट्रावायलेट की रेंज को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इससे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में हमें क्या सहायता मिलती है। एक चीज़ और यहाँ देखिए कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लॉन्ग वेव्स किस तरफ से हैं और गामा रेज या शॉर्ट जो लॉन्ग वेव्स, तो यहाँ शॉर्ट वेव्स किस तरफ हैं, इस ये अपने को ध्यान होना चाहिए। उसके लिए आप किस तरह से याद रखें, देखिए इस तरह से याद रख सकते हैं कि रेडियो और टीवी हम जब देखते हैं और हम जब एक्सरे कराने जाते हैं, इन दोनों स्थितियों में क्या बेसिक अंतर है। जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो हम एक कमरे में बंद होते हैं, उस कमरे और दूसरे लोग उससे दूर होते हैं। जब हम रेडियो और टीवी देखते हैं तो लोग उसमें होते हैं, इससे कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक्सरेज है वो हाई फ्रीक्वेंसी है और इसकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी जो एनर्जी है रेडियो और टीवी की, उसकी एनर्जी कम होती है। जो ज़्यादा एनर्जी वाली जो रेडिएशंस हैं वो नुकसानदायक हैं, बॉडी में पेनिट्रेट करती हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि एक्सरेज जो है वो हाई एनर्जी वेव्स हैं, हाई एनर्जी यानी हाई फ्रीक्वेंसी यानी लेस वेवलेंथ। और जो रेडियो और टीवी के जो रेडिएशंस हैं वो लेस एनर्जी और लेस फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस हैं। और इसी के साथ आप ये अपने आप ही ध्यान हो जाएगा कि इनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, क्योंकि हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी और जो लैम्डा है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले स्पेक्ट्रम में कि जहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ वेवलेंथ कम है, और जहाँ फ्रीक्वेंसी इसकी तुलना में देखिए ये कम है तो वहाँ पर जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। आपको इनका क्रम जीके के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इस क्रम को मोटा मोटा ध्यान होना ज़रूरी है। वो ये है कि रेडियो और टीवी से ज़्यादा एनर्जी माइक्रोवेव और रडार की है, उससे ज़्यादा एनर्जी जो है वो इंफ्रारेड की है, और उससे ज़्यादा विजिबल की है, विजिबल से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट की, उससे ज़्यादा एक्सरे की, और उससे ज़्यादा गामा रेज की। तो ये जो क्रम है वो आपको ध्यान रखना है। और उसको ध्यान रखने का छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बताया कि रेडियो और टीवी हार्मलेस, तो ऊर्जा कम यानी फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी कम यानी लैम्डा ज़्यादा। उसी तरह से एक्सरे वाला जो पोर्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई और लैम्डा कम। तो आइए देखते हैं इस बेसिस पे अरेंजमेंट का, जो वेवलेंथ के अरेंजमेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अरेंजमेंट का एक और तरीका। यहाँ देखिए ये इस साइड में इधर जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम थी और यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इस बात को ध्यान रखते हुए हम नेक्स्ट वाली स्लाइड को देखते हैं कि उसमें क्या अंतर है। यहाँ देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, पिछले वाले स्लाइड में यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी लेकिन इधर फ्रीक्वेंसी कम है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है या स्पेक्ट्रम है उसको हम किसी भी तरह से या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में अरेंज कर सकते हैं। देखिए एनर्जी जहाँ लिखी हुई है किलो कैलोरीज में, यहाँ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है तो 10⁻21 है, और ये एनर्जी है 10⁸ किलो कैलोरीज में। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो
फ्रीक्वेंसी है वो है 10⁻⁷ जो कि इससे कम है, और ऊर्जा है 10⁻⁻⁶ जो कि इससे कम है। तो उसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे घटती है वैसे वैसे एनर्जी भी घटती है। दूसरे शब्दों में फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है। साथ ही देख लीजिए, ये है वेवलेंथ। वेवलेंथ यहाँ दिया हुआ है 10⁻⁻13 मीटर्स के हिसाब से भी है, सेंटीमीटर्स के हिसाब से भी है, और नैनोमीटर के हिसाब से भी दिया हुआ है। और आप देखें कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो कम है, और यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी वेवलेंथ यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रही है। जहाँ जिस दिशा में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है उस दिशा से विपरीत दिशा में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, उससे विपरीत दिशा में एनर्जी इंक्रीज हो रही है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर दोबारा कि जो हाई एनर्जी है वो गामा रेज और एक्स रेज हैं, और लो एनर्जी रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स हैं, और रडार है। या इस तरह से जो व्यवस्था है हम एक बार और हमने रिवाइज कर लिया। यहाँ एक और चीज़ आप देखिए, ये भी जीके के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। ये पेनिट्रेट्स अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उससे पार आ सकते हैं कि नहीं। जहाँ वाई लिखा हुआ है वो आर पार हो सकता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के, जहाँ एन लिखा हुआ है वो आर पार नहीं हो सकता, और उसको ब्लैक से दिखाया हुआ है। जहाँ ग्रे है उसका मतलब आंशिक पेनिट्रेशन, आंशिक पारगम्यता जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के हो सकती है वो संबंधित रेडिएशन। एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पर जो रेडिएशन जो टाइप है वो लिखा हुआ है रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। इनके बारे में ही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम पे। और ये देखिए वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है यहाँ 10⁻³ है, और गामा की 10⁻⁻12 है मीटर में। तो मीटर में अगर आप इसको याद रख रहे हैं वो इजी है, क्योंकि उसी में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो सबसे अच्छी चीज़ इस डायग्राम में है कि वेवलेंथ स्केल जो है वो दिखाया गया है कि किस प्रकार से उसका एग्जाम्पल है। जैसे रेडियो वेव्स हैं, और वो उसकी जो लंबाई है वो मल्टी स्टोरी या स्काई स्क्रैपर, गगनचुंबी इमारतों के लंबाई से मेल खाती है उसकी वेवलेंथ। और जो उसके बाद जो है इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो ह्यूमन के इंसान के लंबाई ऊंचाई से वेवलेंथ मैच खाती है। आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव वाला जो हिस्सा है वो एक तितली या कीड़ों मकोड़ों के जो शरीर का जो लंबाई है उससे मेल खाती है वो माइक्रोवेव की वेवलेंथ। और इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो नीडल, सुई के नोक के बराबर उसकी लंबाई होती है। विजिबल रेंज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे प्रोटोजोआंस उनके जो लंबाई की है उससे मेल खाती है। जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स है उसके मॉलिक्यूल का जो डायमेंशन होता है उससे मेल खाता है उसका वेवलेंथ। और एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो एटम के साइज का वेवलेंथ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चलते हुए वेवलेंथ की जो है जो लंबाई है वो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। और गामा जो है उसका रेडिएशन जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस के डायमेंशन से उसका वेवलेंथ मेल खाता है। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है वो देखिए आप, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल की जो बात कर रहे हैं उसमें वो प्रोटोजोन्स या मॉलिक्यूल्स के डायमेंशन की जो वेवलेंथ है वो उसकी बात कर रहे हैं। एक चीज़ और आप देखें कि जो वेवलेंथ है वो धीरे धीरे घटती हुई दिखाई दे रही है, यानी वेवलेंथ यहाँ ज़्यादा थी और फ्रीक्वेंसी यहाँ देखिए कम थी, और यहाँ गामा पर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। उसके साथ ही आप एक और चीज़ इस डायग्राम में नोट कीजिए, ये दिखाया हुआ टेम्परेचर जिसमें से वो जो है रेडिएशन वो निकल रही है, उस
न्यूक्लियस, उस एटम का, इस मॉलिक्यूल का क्या उसका टेम्परेचर होगा। देखिए टेम्परेचर यहाँ से यहाँ जाते जाते काफ़ी हाई हो रहा है कि जिस मॉलिक्यूल से वो चीज़ निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है जिस स्रोत से, उसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ जाते हुए बढ़ रहा है, उसका मतलब एनर्जी भी बढ़ रही है। तो इस नॉलेज के साथ, और सबसे बड़ी बात है इस रेंज को आप याद रखिएगा कि किससे मेल खाता है, वो आपके जो है आगे समझने में, सब्जेक्ट को समझने में ये जानकारी काम आएगी। तो यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं। मोटा मोटा हम जो अप्रॉक्सीमेट जो बातें हैं हमने समझी अब तक, उसको थोड़ा सा सबमिशन कर लें। ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम वायलेट लाइट टू रेड लाइट। जो इंसान है वो बैंगनी से रेड लाइट तक का जो रेंज है उसको डिटेक्ट या पहचान उसकी कर सकता है। Electromagnetic radiations with lambda shorter than 400 nm or longer than 800 nm can't be detected by human eye। तो इंसानी आँखों के द्वारा 400 नैनोमीटर से छोटा और 800 नैनोमीटर से बड़े जो लैम्डा या रेडिएशंस होते हैं, वेवलेंथ वाले जो रेडिएशंस होते हैं, उनको इंसान डिटेक्ट नहीं कर सकता, ह्यूमन आई उसकी पहचान नहीं कर सकता। One of the reliable techniques to identify organic molecules and understand their structures is spectroscopy। तो सबसे पहली बात आपके मन में आ रही होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़े ही क्यों, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। एक और झमेला वो दरअसल ये है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कई कॉम्प्लेक्सेस वगैरह के जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी भी जो स्ट्रक्चर को अगर हम समझना चाहें तो बहुत बढ़िया टेक्निक है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा आप कई तरह से कर सकते हैं यौगिकों की पहचान। जैसे आप लैब में जाके एलिमेंट डिटेक्शन करते हैं, तत्व परीक्षण करते हैं, क्रियात्मक समूहों की पहचान करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पहचान करते हैं, तो आप जानते हैं कि कितना समय निकलता है और कई बार वो कितना आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है और नतीजा भी कई बार सही नहीं आता। तो जबकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो टेक्निक है वो रिलायबल है, उसका नतीजा बहुत बहुत जो है रिलायबल या डिपेंडेबल है। Spectroscopy is the study of interaction between matter and electromagnetic radiation। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी है अध्ययन। कौन सा अध्ययन? जब हम किसी भी मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किसी भी सब्सटेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको हम जब पढ़ते हैं तो उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यानी वो लाइट एब्जॉर्ब हुई ना या ना हुई तो कौन कौन सी हुई, या उसमें से जो एब्जॉर्ब करने के बाद जो निकल कर आई वो कौन सी है, जो बची हुई रेडिएशन कौन सी है, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, ये सारा जो पैटर्न है वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूल के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके ज्योमेट्री के बारे में, उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। तो आइए जानते हैं कुछ और बातें। ट्रेडिशनल टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ये कह सकते हैं कि जो हम ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो तकनीक थी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ईजाद होने से पहले, उनका हम क्यों ना इस्तेमाल करें। तो जो टेक्निक्स हैं वो क्या थी देख लेते हैं कि हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पता करते थे, एलिमेंट डिटेक्शन पता करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हैं, अभी भी हम ये लैब में ये सारे काम करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी उसकी पता करते हैं, डायपोल मोमेंट जांचते हैं, ये सारी चीज़ें अभी भी हम अपने लैब्स में काम करते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो है ड्रॉबैक क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी समय लेते हैं, केमिकल्स काफ़ी कंज्यूम होते हैं। आप जानते हैं कि तरह तरह के जहरीले टॉक्सिक केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो केमिकल्स हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, वातावरण के लिए भी ये वातावरण को दूषित करते हैं, इसके अलावा हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ह्यूमन एरर चांसेस, इंसान से गलती हो सकती है इस ट्रेडिशनल टेक्निक में, कई बार कुछ गलती से कोई काम हो जाए और नतीजा गलत निकल जाए। इसके अलावा अननोन कंपाउंड इज़ नॉट रिकवर्ड, जिसकी हम पहचान करना चाह रहे हैं, जिसकी हम जांच करना चाह रहे हैं, अगर वो बहुमूल्य या बहुत मुश्किल से मिलने वाला, बहुत मुश्किल से तैयार किया हुआ और बहुत महंगा कंपाउंड है, इस सारे टेस्ट में वो यूज़ हो जाता है, उसको वापस हम रिकवर या वापस प्राप्त नहीं कर सकते, यानी वो हमसे खो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है जीके के हिसाब से भी, या फिर हमें जानने के लिए भी ज़रूरी है, ये एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है।
ये देखिए एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स क्या हैं। नीड लेस अमाउंट ऑफ नोन कंपाउंड टू बी आइडेंटिफाइड। जैसा थोड़ा सा हमको मटेरियल चाहिए होगा जिससे कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से उसकी स्टडी कर लें, जबकि यहाँ ट्रेडिशनल टेक्निक में ज़्यादा मटेरियल चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा सामान या ज़्यादा केमिकल कंपाउंड चाहिए होता है, जबकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसकी तुलना में कम कंपाउंड चाहिए होता है जिससे कि हम उससे आइडेंटिफाई करें या उसकी स्टडी करें। मोस्टली द अननोन कंपाउंड कैन बी रिकवर्ड बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। अधिकतर समय मैक्सिमम टाइम पे जो है जो जिसकी हम पहचान कर रहे हैं उस कंपाउंड को हम वापस पा सकते हैं। बस हमको जो उसका सॉल्वेंट होता है जिसमें घोलकर हमने सॉल्यूशन तैयार किया ताकि उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी की जा सके, उसको सॉल्वेंट को उड़ा दे या वाष्पित कर दिया तो हमें वो कंपाउंड वापस प्राप्त हो जाता है, जबकि यहाँ इस टेक्निक में ट्रेडिशनल में वो संभव नहीं था। नेक्स्ट देखिए, दीज आर इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स सो चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर आर लेस। ये क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट से इन कामों को किया जाता है तो इसमें ह्यूमन एरर की जो इंसानी जो गलती है उसकी जो चांसेस है, संभावना है, वो कम होती हैं। लेस टाइम कंज्यूम्ड, आमतौर पे जो है काफ़ी समय, कम समय में ही ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो स्टडी हो जाती है, जबकि इसमें ज़्यादा समय लगता है। सेंसिटिव एंड हाईली एक्यूरेट मेथड, ये जो है काफ़ी सेंसिटिव मेथड है, यानी जो बारीकियां हैं, जो सारी जानकारियां हैं आपको वो बहुत अच्छी तरह से इसमें प्राप्त हो सकती हैं, डिटेल में प्राप्त हो सकती हैं, जबकि ये उतना सेंसिटिव मेथड नहीं है। जैसे कि इसमें आप सिसन ट्रांस या ज्योमेट्री वगैरह के बारे में आप काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर वो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती हैं। यहाँ टॉटोमेरिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ वो बात इतनी आसानी से नहीं होती है। लेस केमिकल्स आर नीडेड एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड। इसके अलावा देखिए कि ये जो मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, वो इसमें केमिकल्स की जो मात्रा है वो बहुत कम है। आपको एक वो जो कंपाउंड है वो चाहिए, फिर आपको एक सॉल्वेंट चाहिए, और आपको एक बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर आपको इसके अंदर एक रेफरेंस या संदर्भ यौगिक की भी ज़रूरत हो सकती है। तो 3-4 कंपाउंड से ही इसका काम हो सकता है, जबकि यहाँ पर ये जो इस टेक्निक में ऐसी बात नहीं है, अधिक केमिकल्स की ज़रूरत होती है ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर। तो ये एडवांटेजेस हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है ट्रेडिशनल मेथड के बजाय इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है और इससे ज़्यादा काम किया जा रहा है। हमें मालूम है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू डिफरेंट लैम्डा। हमें मालूम है कि अलग अलग जो रंग है वो अलग अलग लैम्डा वेवलेंथ की वजह से अलग अलग रंग के रेडिएशंस हमको दिखते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, जानते हैं। यहाँ न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी। जितने भी तरह के रेडिएशंस हैं वो एक ही वेलोसिटी से जो है ट्रैवल करते हैं, उनकी गति होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और वेलोसिटी है जो वो है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो सारी जो रेडिएशंस होती हैं वो एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। नो मीडियम इज़ नीडेड फॉर प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल करने की, उसकी गति के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है, जिसका अर्थ ये है, इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। तो निर्वात में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ट्रैवल कर सकता है, उसमें गति उसकी हो सकती है। हमें मालूम है E इज इक्वल टू एच न्यू एंड वो बराबर है H इंटू सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये हमें मालूम है। यहाँ पर E जो है एनर्जी ऑफ रेडिएशन इन जूल्स है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट जो इसकी वैल्यू है, न्यू है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हर्ट्स में, और C है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि इसकी वैल्यू ये है, और वेवलेंथ है इन मीटर्स।
तो ये सारी जानकारियाँ जो हमने अभी पढ़ी हैं वो अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए हैं। और अल्ट्रा वायलेट के बारे में, कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और जानकारियाँ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है जो आज आपने जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पाया, इस क्लास में पाया, उसको वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं विद योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। कीप स्टडिंग।